हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल वन। आज की वीडियो में हम इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इस पे डिस्कस करेंगे। सिंस ये इन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, हम इसको केस लॉ के थ्रू पढ़ेंगे एंड केस लॉज पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ये सेम टॉपिक आपका थर्ड सेमेस्टर ऑफ PLLB GGS IPU पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आता है। ठीक है, आप उसमें कैसे आंसर लिखेंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन में या टॉपिक में कैसे आंसर लिखेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन करा था, जहाँ पे हमने देखा था फेडरेशन वर्ड जो है वो एक लैटिन टर्म फोइडस से डिराइव होता है, विच मीन्स ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट। दैट इज़ देर आर सर्टेन स्मॉल स्मॉल स्टेट्स विच make an agreement or a treaty to come together and unite to form a federal state. Okay, a bigger nation which is federal in nature. Okay, Casey Vere is one of the propounders who discusses about federation. He, in his work Federal Government and Modern Constitutions, talk about the concept of federalism from the standpoint of organization, that is the distribution of governmental powers vertically in the system of dual government। एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, उसके अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, एंड इनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, उनके बेसिस पे ही टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ फेडरेशन। ठीक है, सो व्हाट इज़ फेडरेशन एक्चुअली? फेडरेशन इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द रीजनल ऑटोनॉमी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। रीजनल ऑटोनॉमी एंड नेशनल इंटीग्रेशन कैसे? छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो मान लेते हैं अभी इंडिपेंडेंट है, इन पे कोई भी अटैक कर सकता है, बड़ी स्टेट, एंड इनकी ऑटोनॉमी खतरे में रहेगी। ठीक है, बट अगर ये लोग साथ मिल जाते हैं एंड एक बड़ा फेडरल नेशन बना लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक सेंटर होगा एंड उसके अंडर स्टेट्स होंगी। ठीक है, सेवरल स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट अ सेंटर। ये सेंटर जो है ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा एंड ये स्टेट्स भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाती हैं। ठीक है, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये इन कॉन्फ्लिक्ट विद सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। समझ गए? देयर एग्जिस्टेंस, ये जो स्टेट्स की एग्जिस्टेंस होती है, ये सेंटर की जो एग्जिस्टेंस होती है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात करता है, इनके सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, इनकी पावर जो है वो लिमिट करता है। जैसे कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखें, नेशनल लेवल पे हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है, राइट। एंड देन स्टेट लेवल पे भी हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है। ठीक है, इन दोनों की पावर्स लिमिटेड है। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज़ पार्लियामेंट, वो यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स पे एंड कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक्स पे बना सकता है लॉ। स्टेट लेजिस्लेचर अपनी स्टेट लिस्ट पे एंड कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पे बना सकती है लॉ। ठीक है, बट जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स पे या एंट्रीज पे लॉ नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट इज़ द सेंटर इज़ कन्फाइंड टू द एरिया दैट इज़ द यूनियन लिस्ट एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उनकी पावर्स जो है वो लिमिटेड हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मस्ट इन फेडरल नेशन। डुअल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है अमंग द स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है विच एक्ट्स एज द इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देन देयर इज़ डुअल सिटीजनशिप। एक बंदा जो है वो यूनियन का तो सिटीज़न होगा ही होगा, वो स्टेट का भी अलग से सिटीज़न होता है। और इसका एक एग्जांपल हम USA का एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, नाउ
हम एवी डाइसी के बारे में बात करेंगे। एवी डाइसी फेडरेशन, फेडरल क्या होता है उसे और इलाबोरेट करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं a federal state is a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of state rights. The end aimed at fixes the essential character of federalism. For the method by which federalism attempts to reconcile the apparently inconsistent claims of national sovereignty and of state sovereignty consist of the formation of constitution under which the ordinary powers of the sovereignty are elaborated divided between sorry formation of the constitution under which ordinary powers of sovereignty are elaborately divided between the common or national government and the separate states. तो एक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर जो पावर्स है नेशनल गवर्नमेंट की एंड सेपरेट स्टेट्स की वो इलाबोरेटेड होती है, वो दी होती है। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ दिस डिविजन वेरी अंडर एवरी डिफरेंट federal constitution, but the general principle on which it should rest is obvious. Whatever concerns the nation as a whole should be placed under the control of the national government, and all matters which are not primarily of common interest should remain in the hands of several states. जो nation as a whole फेस कर रहा है इश्यूज़, जो नेशन एज अ होल उसके कॉमन इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उन सब पे जो लॉ होता है वो नेशनल गवर्नमेंट बनाती है। एंड जो कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि इंडिया, टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, उसको एक सिंगल स्टेट एक सिंगल गवर्नमेंट से गवर्न करना बहुत मुश्किल रहेगा। एक सिंगल गवर्नमेंट सब रीजन्स के लिए बना रही है लॉ, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स जो है वो अपने एरिया पे फोकस करेंगी एंड उनको अपने एरिया के बारे में ज़्यादा बेटर पता होगा, तो वो अपने एरिया से रिलेटेड एक इफ़ेक्टिव लॉ बना सकते हैं। ठीक है, जो नेशन एज अ होल का इंटरेस्ट होगा वो नेशनल गवर्नमेंट बनाएगी उस पर लॉ। ठीक है, लेजिस्लेचर बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, एंड जो स्टेट्स के कंसर्न होंगे, स्टेट स्पेसिफिक कंसर्न होंगे, क्योंकि देखते हैं हम स्टेट टू स्टेट जो है चीज़ें डिफ़र करती हैं, तो वो अपनी स्टेट के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट लॉ जो बनाएंगे वो स्टेट्स बनाएंगी। ठीक है, तो पावर्स ऐसे जो है डिवाइडेड है बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट। ठीक है, तो एवी डाइसी की स्टेटमेंट से हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं फेडरलिज्म की। दैट इज़ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। देन देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड द पावर्स जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, देन अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, दैट इज़ जुडिशरी होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, फेडरलिज्म की बात करी कि फेडरलिज्म क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्वासी फेडरल है, क्या है? ठीक है, वेहरे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं क्वासी फेडरल। अकॉर्डिंग टू हिम इट्स अ यूनिटरी स्टेट विद फेडरल फीचर्स। ठीक है, बट जेनिंग्स और बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फेडरेशन है बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो पहले क्या था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो हमारा सिस्टम था 1935 तक वो एक यूनिटरी सिस्टम था। बट आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारा जो फेडरल स्कीम है उसको हम लेके आए। ये एक एग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुआ था, बट जो प्रोसेस था वो था डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है वो फेडरल बना। ठीक है, एंड इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी ट्रीटी और अग्रीमेंट अमंग्स द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिटेड स्टेट्स। फेडरलिज्म यूजुअली क्या होता है, वो एक ट्रीटी या अग्रीमेंट से बनता है, लेकिन इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक ट्रीटी या अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं था। ठीक है, in India, unitary system of government was converted into a federal one by giving certain powers and responsibilities to the states under the constitution. ठीक है, अब यही जो सिस्टम था हमारा फेडरल सिस्टम, यही हमने कंटिन्यू करा एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देखा कि हमारी कंट्री बहुत वास्ट है एंड हमारी कंट्री जो है हेट्रोजेनस है एंड एक यूनिटरी सिस्टम जो है वो नहीं काम कर सकता था।
तो इसीलिए इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दिया। ओके, अब फेडरेशन और फेडरल वर्ड है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं देखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इनफैक्ट इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, इट इज़ मेंशनड इन आर्टिकल 1। ठीक है, अब इस पे जब चर्चा हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोलते हैं कि द ड्राफ्टिंग कमिटी wanted to make it clear that though India was to be a federation, the federation was not the result of an agreement by the states to join in federation, and the federation not being the result of an agreement, no state had the right to secede from it. ठीक है, the federation is a union because it is indestructible. Though the country and the people may be divided into different states for the convenience of administration, the country is one and integral as a whole. Its people, a single people living under the single imperium derived from a single source. ठीक है, अंबेडकर जी बोलते हैं कि फेडरेशन जो है वो एक अग्रीमेंट से नहीं बना है, स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है सीड करने का। इंडियन फेडरेशन जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, एंड पीपल जो है वो भले ही डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड हो, वो कन्वीनियंस के लिए डिवाइडेड है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, बट जो कंट्री है वो एक इंटीग्रल होल है। ओके, हेंस वी कैन से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है इन फॉर्म। ठीक है, फेडरल इन फॉर्म है एंड इज मार्क्ड बाय द ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। आगे हम केस लॉ करेंगे। ठीक है, केस लॉ में हम देखेंगे ये तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड वाले केस में बोला गया है कि to establish the Indian Constitution as federal, we need three elements, that is supremacy of constitution, division of power and independent judiciary, and these exist in the Indian Constitution। जो पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था जब फेडरलिज्म इस्टेब्लिश हुआ वो 1787 में हुआ बाय द USA का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1787 में हम देखते हैं कि US कॉन्फेडरेशन से एक फेडरेशन बन गया थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ओके, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी डिफरेंस है, एंड हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ मोल्ड नहीं ले सकते। जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया की सिचुएशन को ध्यान में रख के मोल्ड करा है एज पर द इंडियन सिचुएशन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द केस लॉज। पहला केस लॉ हम देखते हैं ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में 7 judges bench of Supreme Court declared the Indian Constitution to be federal, and they said that the evolution of federal structure or a quasi-federal structure necessary involved in the context of the conditions then prevailing, and a distribution of powers, and a basic part of our constitution relates to that distribution with the 3 legislative lists in the 7th schedule. The Constitution itself says by Article 1 that India is a union of states, and in interpreting the Constitution, one must keep in view the essential structure of a federal or a quasi-federal constitution, namely the units of the union have also certain powers as has the union itself. It means जो basic feature है, essential characteristic है of a federalism, it is the distribution of powers among the union and the states। यूनियन के पास भी पावर है, एंड ये हम 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट जो 7 शेड्यूल में दी हुई है उनसे देख सकते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट इज़ कन्फाइंड टू the union legislature is confined to the union list and concurrent list, and the state legislature is confined to the state list and concurrent list। ठीक है, तो उनका एरिया जो है वो लिमिटेड है बट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके,
Then coming on to the case of Keswananda Bharti, everybody knows that this case established the doctrine of basic structure. The doctrine of basic structure says that Parliament has the power to amend the constitution, but it is uh, subject to some exceptions. वो exceptions हैं basic features of the constitution. अब इस केस में सारे बेसिक फीचर्स नहीं बताए थे. ये बेसिक फीचर्स जो है वो इंक्लूसिव नहीं है. बेसिक फीचर्स जो हैं वो थ्रू मल्टीपल केस लॉज बताए जाएंगे. ठीक है, इस केस में सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश हुई थी. ठीक है, एंड जस्टिस सीकरी उन्होंने कुछ फीचर्स बोले थे जो बेसिक फीचर अकॉर्डिंग टू हिम है. ठीक है, कुछ फीचर्स हैं जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, and federal character of the constitution. According to him, federal character of the constitution is a basic feature. Justice Sheelath and Justice Grover also declared the federal character of the constitution as a part of its basic structure. ठीक है. Now coming to the case of State of Rajasthan versus Union of India. In this case, Chief Justice Beg, he says that Indian Constitution is federal, but जो फेडरलिज्म का एक्सटेंट है वो वाटर डाउन है. किससे? बाय द नीड्स ऑफ द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिसको हमें नेशनली इंटीग्रेट करना पड़ता है, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कोऑर्डिनेट होता है, एंड सोशली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना पड़ता है. ठीक है, स्टेट्स जो हैं they cannot stand in the way of the planned development of a country. At that time we saw that our nation was not very economically sound. बहुत ड्रेन हो चुका था इकोनॉमी. ठीक है, एंड देयर वॉज अ नीड फॉर अपलिफ्टमेंट इन दी सोसाइटी, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली. तो इसीलिए काफ़ी प्लानिंग कमीशंस आई, काफ़ी प्लान्स आए बाय दी गवर्नमेंट. ठीक है, एंड ये गवर्नमेंट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर का नीड थोड़ा था. ठीक है, टैक्सेस जो थे वो नेशनल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी, एंड दैट हैज़ टू बी स्प्रेडेड ऑल ओवर द स्टेट्स. ठीक है, देन फर्दर जो है जस्टिस बेग वो बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्फीबियन है, इन द सेंस कि वो फेडरल और यूनिटरी दोनों बन सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस. ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ केस, दैट इज SR Bommai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है ये इस्टेब्लिश कर दिया गया था, एंड इस केस में ये भी बोला गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक बेसिक फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस केस में जस्टिस अहमदी ही सेज कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इज़ पैरामाउंट, एंड टू मेंटेन इट आवर फाउंडिंग फादर्स लीन इन द फेवर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. एंड उन्होंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करी पावर्स बिटवीन दी सेंटर एंड द स्टेट कि सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर हो. जैसे कि हम देख सकते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने सेंटर को दिए हैं. कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन दी स्टेट लॉ एंड दी सेंटर लॉ, तो सेंटर लॉ विल प्रिवेल. तो इस तरह से सेंटर को थोड़ी ज़्यादा पावर्स मिली हुई है. ठीक है, जस्टिस अहमदी फर्दर डिस्कसेस व्हाट इज़ फेडरलिज्म, एंड वो डाइसी को मेंशन करते हैं. डाइसी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ही सेज कि एसेंस जो है फेडरलिज्म का वो एक्सिस्टेंस है यूनियन एंड स्टेट्स का, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन देम. नाउ देयर इज़ दिस आर्ग्यूमेंट दैट वी हैव सम यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो, जो कि गलत भी नहीं है. ठीक है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू ऑल्टर और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे यूनियन पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है इफ़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स declares by a resolution of two-thirds of its members present and voting that it is necessary in national interest। national interest में अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट का स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना, तो वो अलाउ कर देती है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लॉज द यूनियन शैल प्रिवेल। ठीक है, रिपग्नेंसी के भी केस में पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है। HM सीरवाई ने जो बोला है, अगर हम उनको देखें, वो मेंशन करते हैं कि पार्लियामेंट के पास अनडाउटेडली पावर है टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट विदाउट देयर कंसेंट, बट वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट द पार्लियामेंट विच हैज़ ऑन इट्स ओन ऑल्टर्ड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट by an extra constitutional agitation। the states have forced the parliament to alter the boundaries of the state in practice। therefore the federal principle has not been violated। according to him, फेडरल प्रिंसिपल वायलेट नहीं होता है अगर पार्लियामेंट जो है स्टेट्स की बाउंड्रीज ऑल्टर कर देगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में होता है। ठीक है, allocation of residuary powers with the parliament is also irrelevant, as in US and Australian constitution residuary power जो है वो states के पास होती है, but फिर भी वो constitution जो है federal माना जाता है। So residuary powers is also irrelevant in considering the federal structure of the nation। Then coming on to emergency is another exceptional circumstance। according to HM Sirvai, federalism exists in India, okay, but there is always certain exceptions, and उन exceptions को हम rule नहीं मान सकते। ठीक है, हम इसमें देखेंगे जस्टिस कुलदीप एंड जस्टिस बेग, ये आगे बोलते हैं कि exceptions are not rule। जैसे कि मान लेते हैं there is an inconsistency between the union and state laws इन दी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो वो जो है वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, एंड उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में यूनियन लॉ विल प्रिवेल। ठीक है, इमरजेंसी में भी ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, ये एक सिचुएशन है जो नॉर्मल टाइम्स में नहीं रहती। ठीक है, नॉर्मल टाइम्स में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनडाउटेडली फेडरल है। द इमरजेंसी प्रोविजंस डू नॉट डाइल्यूट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। हम देखते हैं कि US एंड कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन सिचुएशन ऑफ वॉर और इमिनेंट थ्रेट ऑफ वॉर दे एक्ट एज यूनिटरी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिटरी एक्ट करता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है। ठीक है, एंड इट डज नॉट डाइल्यूट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, द एंड एम ऑफ the essential character of the Indian federalism is to place the nation as a whole under the control of national government, while the states are allowed to exercise their sovereign power within their legislative and coextensive executive and administrative sphere। जो नेशन एज अ होल है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट है, एंड स्टेट्स जो है वो अपने ही स्फेयर में सोवरेन है, अपनी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में सोवरेन है। ओके, एंड ये जो इनकी लिमिट है, ये जो स्फेयर है, इट इज़ डिफाइंड एंड लिमिटेड बाय द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, that is the constitution itself। the constitution itself limits and elaborates the power of the constitution, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ कमिंग ऑन टू द केस ऑफ जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2016। इसमें जस्टिस रमन्ना एंड इधर जस्टिस अशोक भूषण हैं। ठीक है,
जस्टिस रमन्ना बोलते हैं दैट द यूनियन डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, रादर इट्स अ कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स। ही फर्दर सेज कि जो यूनियन है उसके पास ओवरराइडिंग पावर सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में है, एंड जो स्टेट्स है वो अपने एरिया में, अपने स्फेयर में सुप्रीम है, उसको कोई एनक्रोच नहीं कर सकता है। ठीक है, एनी एनक्रोचमेंट इन द एरिया ऑफ स्टेट विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द कोर्ट्स। ओके, Justice Ashok Bhushan, he declares that Indian constitution is federal in form and has marked the traditional characteristics of federalism। ठीक है, जैसे कि supremacy of constitution, division of power and independent judiciary, these three characteristics exist in the Indian constitution। He further states that federalism is one of the basic features of Indian constitution। He further acknowledges कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स करा है उससे एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया है, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करना था। ठीक है, द स्टेट्स आर सॉवरन इन देयर अलॉटेड फील्ड्स। अगेन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी पुट इन अ ट्रेडिशनल मोड ऑफ फेडरलिज्म। द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म हैज़ बिन अडॉप्टेड विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। हमने ट्रेडिशनल फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करा है एंड एडजस्ट करा है टू सूट द नीड्स एंड नेसेसिटी एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंट्री। The sum total of above discussion is that federalism in the constitution is limited and controlled by the constitution, and the exercise of powers of both states and center are controlled by the express provisions of the constitution। ठीक है, जो इंडियन फेडरलिज्म है वो लिमिटेड है एंड इज़ कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो स्टेट्स एंड सेंटर की पावर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिलीनिएट करता है, वो उसको लिमिट करता है एंड वो ही उसको कंट्रोल करता है। विथ दिस वी आर डन विथ द टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म। अब इसमें हमें आंसर लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको केस लॉ पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, आप इसमें जैसे कि मैंने आपको वेरे बताया, मैंने आपको जेनिंग्स बताया है, मैंने आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बताया, मैंने आपको ए वी डाइसी का बताया, ये आपको लिखना ही लिखना है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, देखिए अब आपको ना टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे। कुछ टीचर हैं वो बोलेंगे कि ये क्वासी फेडरल है, कुछ टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे फेडरल है। यू डोंट नो कि आपकी आंसर शीट कौन टीचर चेक कर रहा होगा, तो आपको आंसर थोड़ा वेग लिखना है। आप एंड में लिखिए कि जुडिशरी इज़ ऑल्सो डिवाइडेड, कि फेडरल है कि नहीं है। यू नो, इन मैनी केसेस, जैसे कि हम देख सकते हैं इन द केस ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जो है फेडरल क्वासी फेडरल बोला गया है। ठीक है, तो आपको जो है ये दिखाना है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट एंड इट इज़ स्टिल इन डिबेट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा हो वो क्वासी फेडरल समझता हो, बट अगर आप लिखेंगे अपने आंसर में कि फेडरल है, मतलब केस लॉ तो आप लिखेंगे राइट, बट अगर आप स्ट्रांगली लिखेंगे कि फेडरल है तो आप प्लीज़ अपने केस लॉ को बहुत अच्छे से लिखेगा, विच क्लियरली इस्टेब्लिशेस कि आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो फेडरल है। ठीक है, अब मान लेते हैं आप पॉलिटिकल साइंस का आंसर लिख रहे हैं, तो आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो बताइए, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या होता है वो बताइए, उनके फीचर्स बताइए, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं, कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं वो बताइए। ठीक है, उसके बाद आप केस लॉ भी लिखिए। आप ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ज्यूरिस्ट, आप फिलोसफर्स, इनके ओपिनियन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप केस लॉ भी लिखिए। केस लॉ देखिए, पॉलिटिकल साइंस के आंसर में भी केस लॉ आप लिख सकते हैं, बिकॉज लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस आर रिलेटेड, वेरी मच रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस। आप केस लॉज पॉलिटिकल साइंस में लिख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन राइटिंग केस लॉज इन पॉलिटिकल साइंस आंसर शीट, इनफैक्ट इट विल गेन यू मोर मार्क्स। ओके, तो आप केस लॉ भी डालिए, बट एंड में कंक्लूजन थोड़ा वेग रखिएगा। सो दिस इज़ इट।
Let me know if you have any doubts or any confusion regarding any topic or any case law in the comment box. I will make sure and I will try my best to answer that question. Okay, if you want the PPTs, this PPT will be available on my Telegram channel, and the link of the Telegram channel will be in the description box. Please join the channel and you can download the PPT from there. Okay, thank you so much for watching my channel. uh, like, share and subscribe if you found this video helpful. Thank you. See you in my next video.